बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक का पास्ट पेपर देखना है 2024 का, जिसका कोर्स कोड है कैम 303। इसके 15 शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। वन बाय वन हम हर क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। देन इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बिहेवियर ऑफ कार्बोनाइल एज पाई एसिड लिगेंड। अब पाई एसिड लिगेंड ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनका जो पाई स्टार्स ऑर्बिटल्स होते हैं वो वेकेंट होते हैं, तो उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाने के बाद पाई बैक बॉन्डिंग से उनसे इलेक्ट्रॉन दोबारा गेन कर सकें। तो ऐसे लिगेंड्स को हम पाई एसिड लिगेंड्स कहते हैं। तो कार्बोनाइल भी पाई एसिड लिगेंड, आप इसकी एमओटी डायग्राम में देख सकते हैं। इसका पाई स्टार जो ऑर्बिटल्स हैं वो वेकेंट है। जब कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल एटम को, तो मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो कार्बोनाइल है उसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल्स एम्प्टी है, तो वो क्या करेंगे, जो पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स है मेटल के साथ, उनके साथ ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बैक बॉन्डिंग करेंगे। Because the electron density is flowing from metal into ligand, this donation called back donation and CO is called pi acid ligand. Question number 2 है difference between P type and N type semiconductor. सबसे पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देखें। व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ पेंटावैलेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एंटीमनी एंड फॉस्फोरस, 4 valence electron of the impurity atom form covalent bond with the 4 neighboring silicon atoms, while 5th valence electron provide a free electron in the crystal. Such a doped and extrinsic semiconductor is called n type semiconductor. इसमें क्या होगा कि हमने एक इम्प्योरिटी लेनी है। जैसे मैंने फॉस्फोरस ले लिया, तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन से पेयर बना लेगा और कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो रह जाएगा और उसकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी। तो ये साथ आपने डायग्राम भी बनानी है। देन है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बिल्कुल उसी तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह होता है, बस इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करनी होती है वो ट्राईवैलेंट एलिमेंट। जैसे एल्यूमिनियम हमने लिया, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 सिलिकॉन्स के एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब एक सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन एल्यूमिनियम के पास 3 ही थे, वो तो कोवलेंट बॉन्ड में फिलअप हो गए। बस जो एक सिलिकॉन है उसके साथ वो बॉन्ड नहीं बना सकेगा, उधर होल क्रिएट हो जाएगा। इस होल क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ ट्राईवैलेंट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम और ब्रोन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ impurity atom form covalent bond with 3 neighboring silicon। इसी तरह while 1 missing electron in the covalent bond with 4th neighboring silicon is called hole, which in fact is vacancy when an electron can be accommodated. Such type of semiconductor is called p-type semiconductors. तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ब्रिज कार्बोनाइल्स। A bridge carbonails refer to carbon monoxide ligand in a metal complexes that is bounded to 2 or metal atoms simultaneously, acting as bridge between them rather than being attached to just one metal atom. अब ब्रिज कार्बोनाइल ऐसे कार्बोनाइल्स होते हैं जिनमें जो कार्बोनाइल एटम है वो 2 मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाई F2CO9 की, तो आप इसमें देखें जो 3 कार्बोनाइल्स ऐसे हैं जो दोनों मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन कार्बोनाइल्स को हम ब्रिज कार्बोनाइल्स कहेंगे क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं दोनों मेटल्स के दरमियान। This type of carbonyls occur in polynuclear metal carbonyl compound where metal is linked by metal.
क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द हिब्रिडाइजेशन ऑफ लिथियम ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। अब आप देखो तो लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के 1s2 2s1। अब लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो 2s ऑर्बिटल है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सफिशिएंट है। इसका मतलब ये कि अब इसके पास और इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो और ऑर्बिटल्स किस तरह इनकी ओवरलैपिंग होगी, किस तरह दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सो इसमें मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं होती, तो इसका मतलब इसमें हिब्रिडाइजेशन नहीं होती। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9। आप Fe2CO9 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी। इसके डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 है, 4s में। अब 4s से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, इसमें D3sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी और ये इसका स्ट्रक्चर है। आपने इसकी हिब्रिडाइजेशन या इसकी वीबीटी पूरी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका जो साइड वाला स्ट्रक्चर है वही बनाना है। आगे डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड होता है ये भी एनर्जी बैंड होता है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन एटम से बाउंडेड होते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ये बैंड इंपॉर्टेंट होता है। ये फुली भी हो सकता है, पार्शियल फिल्ड भी हो सकता है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है ना वो ज़्यादातर एम्प्टी होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना फ्रीली मूव कर सकते हैं। कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है और जो वैलेंस बैंड है इसकी एनर्जी कम होती है। कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल्स के ऊपर होता है, जबकि जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल से नीचे होता है। जो वैलेंस बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन फिल अप भी होते हैं और ये पार्शली फिल्ड भी होता है, जबकि कंडक्शन बैंड में जो कंडक्शन बैंड होता है वो मोस्टली एम्प्टी होता है। वैलेंस बैंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो एटम से होल्ड होकर रखते हैं, लेकिन जब हम उसको हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और मूव कर जाते हैं। जबकि हम देखें तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हाईली मोबाइल होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इस तरह वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं। डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्केयर और वाई स्केयर और डी जी स्केयर। अब ये 5 ऑर्बिटल, इनमें जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो सिमिलर इन शेप होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जी एक्स। इनके पास 4 लोब्स होते हैं और तीनों ही बिटवीन द एक्सिस होती हैं। तीनों ऑर्बिटल्स की जो लोब होती हैं वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं। आगे 2 फर्दर ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्केयर और डी वाई स्केयर और डी जी स्केयर। डी एक्स स्केयर और वाई स्केयर की भी 4 लोब्स होती हैं, लेकिन चारों लोब्स ऑन द एक्सिस होती हैं, जबकि डी जी स्केयर की सिर्फ 2 लोब्स होती हैं और सिर्फ वो जी एक्सिस के ऊपर होती हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ CFT एक्सप्लेन द कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। हमें पता है कि CFT हमें एक्सप्लेन करती है डी ट्रांजिशन। CFT एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाय कंसीडरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड सराउंडिंग लिगेंड्स। द लिगेंड्स अराउंड द मेटल आयंस क्रिएट लिगेंड फील्ड विच स्प्लिट द डी ऑर्बिटल इनटू 2 सेट। हमें पता है कि जब भी लिगेंड अप्रोच करते हैं अकॉर्डिंग टू CFT मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट कर देते हैं 2 सेट में, EG में और T2G में। जब इलेक्ट्रॉन्स EG से T2G से EG में मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं ना तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नज़र आता है। जैसे अगर वो रेड कलर की लाइट अब्जॉर्ब करेंगे तो रेड की कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको कौन सा नज़र आ रहा है, ग्रीन। मैंने इधर कलर व्हील बनाया तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन, तो अगर वो रेड अब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे पास कलर ग्रीन नज़र आएगा हमें। जैसे एग्जाम्पल है इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में जो ये कॉम्प्लेक्स है ये इसमें इलेक्ट्रॉन जब एक T2G से EG में जाएगा तो वो येलो कलर अब्जॉर्ब करेगा। अब येलो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, वॉयलेट, तो ये हमें वॉयलेट कलर में अपेयर होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें जो इनर वाले डी है ना वो हम यूज़ करते हैं हिब्रिडाइजेशन में, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हम आउटर वाले जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं।
इसकी हिब्रिडाइजेशन आउटर की sp3 de2 होती है और इनर की होती है de2sp3। क्यों हम इनर वाले जो इनर कॉम्प्लेक्स है इनमें अंदर वाले क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनमें लिगेंड जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो पेयरिंग करवाते हैं और अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स खाली हो जाते हैं। जबकि जो वीक ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो पेयरिंग नहीं करवा सकते, तो इसलिए डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वो पार्शियल फील्ड ही रहते हैं, तो हमें आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज़ करने पड़ते हैं। वो कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना वो पेयरिंग करवा देते हैं, तो इनर ऑर्बिटर कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, जबकि आउटर ऑर्बिटर कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं? क्योंकि पेयरिंग नहीं होती वीक फील्ड लिगेंड की वजह से, तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक शो करने की वजह से उनकी लो स्पिन होगी और इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने की वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर ऑर्बिटर कॉम्प्लेक्स की भी एग्जाम्पल दी गई है और आउटर ऑर्बिटर कॉम्प्लेक्स की भी एग्जाम्पल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले प्योरीफाइंग निकल्स, जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना इनसे हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे निकल टेट्रा कार्बोनाइल है, तो इसकी हम डिकम्पोजिशन करके निकल अलहदा और कार्बोनाइल जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो अलहदा कर लें, तो निकल जो हमारे पास अब हासिल होगा बिल्कुल प्योर होगा। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मेटल कार्बोनाइल हैव बीन यूज्ड इन द नंबर ऑफ केसेस टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। जैसे इधर हमने एक कंपाउंड प्रिपेयर किया जिसका पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है। तीसरा, होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन कैटालाइसिस। मोस्ट मेटल कॉम्प्लेक्सेस are generally soluble in organic solvent and can function as homogeneous in the presence of CO and H2 reduce the aldehyde to ketone। ये कैटालाइज के तौर पर यूज़ होता है इसमें हाइड्रोजनेशन में और रिडक्शन में। तो ये क्या करता है? अल्डिहाइड को कीटोन में रिड्यूस कर देता है। इसी तरह ये कैटालिस्ट के तौर पर भी यूज़ होता है। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उनमें ये एज अ कैटालिस्ट यूज़ होता है और ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है। मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड इन मेडिसिन एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, जस्टिफाई हाउ EAN रूल इज एक्सप्लेन्ड विद रिस्पेक्ट टू मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सिजविक था उसने सुगेस्ट दिया था कि मेटल आयन होता है ना वो तब तक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जब तक वो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना हासिल कर सके। इस रूल को हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक रूल, और जितने वो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है उसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जितना EAN जो रूल है, ये जो EAN इलेक्ट्रॉन्स है ये क्यों हासिल करता है? स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि इनर्ट गैस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल फिल होते हैं। तो इसी तरह हमारे जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी क्या करते हैं? लिगेंड से हमारे मेटल आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन अचीव करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर सकें इनर्ट गैसेस की और स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। जैसे एग्जांपल दी गई है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट की। तो देखो कोबाल्ट में 24 इलेक्ट्रॉन 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस पे देखो कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 24 आएगा। 24 प्लस कितने लिगेंड्स जुड़े? 6। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। तो 6 को 2 से ज़रब दिया 12 आ गया। तो 24 + 12 क्या हो जाएगा? 36। तो 36 क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो कि एक इनर्ट गैस है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय परमिटेड एंड फॉरबिडन जोन। जो फॉरबिडन परमिटेड जोन होता है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैन मूव। जबकि फॉरबिडन जोन वो जोन होता है जो दो परमिटेड जोन को एक दूसरे से अलहदा करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैंड टू द परमिटेड जोन इज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान जो गैप होता है उसको हम फॉरबिडन जोन कहते हैं। जबकि परमिटेड जोन वो जोन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अगर तो कोई परमिटेड जोन पार्शियली फील्ड है तो हम उसको वैलेंस बैंड कर देंगे। जैसे डायग्राम में भी शो किया गया कि एक कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इन दोनों के दरमियान गैप है, उसको फॉरबिडन जोन कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस। तो ये एक डायग्राम शो की गई है टंगस्टन ट्यूब की।
इसमें एक तरफ हमारे पास फिलामेंट है जिससे हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एक तरफ हमारे पास मेटल है। अब जब हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मेटल पे आके टकराएंगे तो मेटल के क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, जब वो डी एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे। A heated filament emits a beam of high energy electron. The electron are accelerated toward a metal complex usually tungsten tube. When tungsten, जो metal है वो हमारे पास tungsten है, when electron collide with the target they are rapidly deaccelerated resulting in the loss of kinetic energy, so they emit X-rays. पहले उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेलरेटेड होंगे, फिर वो डी एक्सेलरेटेड होंगे तो एक्स रेज इमिट होगी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड बेंट नाइट्रोसाइल। लीनियर नाइट्रोसाइल में क्या होता है कि नाइट्रोसाइल जो ग्रुप होता है ना वो मेटल से लीनियर फैशन में बाइंड होता है, जबकि बेंट नाइट्रोसाइल में क्या होगा, जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटल के साथ बेंट फैशन में अटैच होगा। जैसे लीनियर नाइट्रोसाइल में क्या होगा, एनओ लिगेंड जो कंसीडर होगा वो एनओ पॉजिटिव होगा और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जबकि बेंट नाइट्रोसाइल में जो लिगेंड होगा वो एन नेगेटिव होगा और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आपको इसकी डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा लीनियर नाइट्रोसाइल और बेंट नाइट्रोसाइल में। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ EAN रूल जस्टिफाई एज कार्बोनाइल। जिस तरह हमारे पास Fe2CO9 है, अब देखें तो इसमें 2 आयरन के मॉलिक्यूल्स, हम एक आयरन का मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह वो EAN रूल को फॉलो कर रहा है। तो देखें एक आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, हमने एक आयरन के लिए देखना। अब आप फिगर में देखें, उसके स्ट्रक्चर में देखें तो एक आयरन पे कितने कार्बोनाइल, जो टर्मिनल कार्बोनाइल वो कितने अटैच, 1 2 3, तो 3 टर्मिनल कार्बोनाइल अटैच हैं, तो 1 कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आगे। अब देखो तो 3 ब्रिज कार्बोनाइल्स हैं जो 2 मेटल्स को आपस में मिला रहे हैं, तो एक जो ब्रिज कार्बोनाइल्स है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 के साथ एक एटम जुड़ा हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो FeF बॉन्ड से हासिल होगा, जब FeF बॉन्ड बनेगा, 2 मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन, एक मेटल दूसरे मेटल से शेयर कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ गया। अब 26 + 6 + 3 + 1 टोटल 36 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि क्रिप्टोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो ये भी EAN रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह Fe3CO12 होगा। अब ये देखते हैं किस तरह इसमें एक आयरन मेटल EAN रूल को फॉलो कर रहा है। अब देखें इसमें जो एक मेटल एटम है उसके एटॉमिक नंबर क्या है, 26, आयरन का 26 हो गया। अब 4 कार्बोनाइल टर्मिनल कार्बोनाइल्स हैं जिसने आयरन को सराउंड किया है, आयरन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाया है। एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे टर्मिनल कार्बोनाइल से। अब ईच Fe बॉन्ड विद 2 Fe एटम्स, अब एक Fe एटम ने 2 मजीद Fe एटम से बॉन्ड बनाया है, तो दोनों Fe एटम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से आ गए। अब इन सब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो 36 इलेक्ट्रॉन बने, वो भी क्रिप्टोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसने भी EAN रूल को फॉलो किया। अगला है हमारा FeCO5। अब FeCO5 में आयरन की अगेन 26 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको एक Fe को कितने लिगेंड्स ने सराउंड किया है, 5 लिगेंड्स ने, तो 5 लिगेंड, एक लिगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 5 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, 26 + 10 इलेक्ट्रॉन 36 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि हमारे पास क्रिप्टोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आगे CO2, कोबाल्ट 2 और CO8 है। अब इसमें एक कोबाल्ट का देखें तो एक कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है, 27। अब एक कोबाल्ट को 4 लिगेंड ने सराउंड किया, 4 टर्मिनल कार्बोनाइल्स है। अब एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरा जो कोबाल्ट है वो शेयर करेगा, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन आया, 27 + 8 + 1 कितने हो जाएंगे, 36 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्रिप्टोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, सो इसने भी EAN रूल को फॉलो किया। इसी तरह हमारे पास क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल है, क्रोमियम के 24 इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्रोमियम को कितने लिगेंड्स ने सराउंड किया, 6 लिगेंड्स ने सराउंड किया, तो एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 6 2 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, 24 + 12 इलेक्ट्रॉन 36 इलेक्ट्रॉन है इसके क्रिप्टोन के, तो इसने भी EAN रूल को फॉलो किया।
तो इन सब कार्बोनाइल्स ने EAN रूल को फॉलो किया। सब ने 26 इलेक्ट्रॉन गेन किए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इनर्ट गैस क्रिप्टॉन की। अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है एनी कर्व फॉर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल। सबसे पहले हम इंसुलेटर की एनी कर्व देख लेते हैं। इंसुलेटर में एग्जांपल ले सकते हैं डायमंड की, ग्रेफाइट की। इंसुलेटर में क्या होगा कि इनमें जो फोरबिटन एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, इसलिए ये इंसुलेटर्स होते हैं और इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होती। ये इसकी एनी कर्व बनाई गई है। अगला है एनी कर्व फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए एनी कर्व तीन तरह की होगी। पहले एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताएंगे। पहले सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कंडक्टर्स होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में कंडक्शन नहीं करते, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या कोई इम्प्योरिटी ऐड करे तो कंडक्शन शो करते हैं। अब हम देख लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप होती हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के आगे मजीद तो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। तो हमारे पास तकरीबन 3 जो एनी कर्व बनेगी सेमीकंडक्टर्स के लिए। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर्स की, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमें कंडक्शन शो करते हैं। जैसे सिलिकॉन की एग्जाम्पल ले लें। यह है एनी कर्व फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनमें जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं। देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बताएं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, जैसे देख सकते हैं फॉस्फोरस मैंने ऐड किया, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम इसकी जो कंडक्शन बैंड है उसमें एनी कर्व में बताएंगे। इसमें हम बताएंगे जो दरमियान वाला हिस्सा है वो इम्प्योरिटी एटम है और वो क्या है, फील्ड है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्स्ट्रा, ये जो दरमियान वाला छोटा सा हिस्सा है ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। उनकी डेफिनेशन लिख देंगे। में इनमें ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स होते हैं। इनकी भी एनी कर्व। अब इनकी एनी कर्व में ये जो दरमियान वाला हिस्सा ये हम बताएंगे कि ऐसी, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की एनी कर्व है। इसमें देख सकते हैं दरमियान वाला हिस्सा वो खाली है, वो किसको शो कर रहा है, होल को शो कर रहा है, क्योंकि इसमें एक होल क्रिएट होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में।
अगला है हमने मेटल की एनी कर्व एक्सप्लेन करनी। तो मेटल्स में 3 तरह के केस होते हैं, यूनिवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट मेटल्स। तो सबका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद यूनिवैलेंट का अलग इंट्रोडक्शन दे दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये मैंने एज अ लॉन्ग लिखा था, अब यूनिवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट का भी लॉन्ग आता है, तो आपने उसको भी देख लेना है। लेकिन आपने सबका ब्रीफ लिखने के बाद उनकी एनी कर्व बनानी। ये यूनिवैलेंट की एनी कर्व है। इसी तरह बाईवैलेंट का थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद उसकी एनी कर्व बना देनी। ठीक है, ये बाईवैलेंट एटम के लिए एनी कर्व है। इसी तरह ट्राईवैलेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो और देन उसकी एनी कर्व बना दो। ठीक है, तो आपने चाहे तो किसी एक की बना के उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, ये तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर ले, मेटल्स की एनी कर्व को एक्सप्लेन कर दो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी आज की वीडियो